नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जो हम सबके किचन में मौजूद है। एक तरफ है बादाम, जिसे नट्स का राजा भी कहते हैं, सेहत का एक प्रतीक, और दूसरी तरफ है काजू, जो शायद दुनिया का सबसे पसंदीदा, सबसे ज्यादा खाया जाने वाला स्नैक नट है। तो सवाल यह है कि ये दोनों इतने पॉपुलर क्यों हैं, जबकि इनके गुण इतने अलग हैं। ज्यादातर लोग तो इन्हें बस ड्राई फ्रूट मानकर एक ही डिब्बे में रख देते हैं, पर क्या ये सही है? क्या इन दोनों का हमारे शरीर पर असर वाकई एक जैसा होता है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये पहेली वाकई बहुत दिलचस्प है। इसे सुलझाने के लिए हम 3 अलग-अलग लेंस का इस्तेमाल करेंगे। पहला, मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस इनके बारे में क्या कहता है, मतलब इनके विटामिन्स, मिनरल्स और कैलोरी का सच। दूसरा, आयुर्वेद की हजारों साल पुरानी दृष्टि इन्हें कैसे देखती है, इनके गुण, दोष और शरीर की प्रकृति पर असर। और तीसरा, इन दोनों नजरियों को मिलाकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या होना चाहिए। हमारा मिशन है कि इस चर्चा के अंत तक हर कोई ये समझ जाए कि उनके लिए क्या बेहतर है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले आधुनिक विज्ञान की नजर से देखते हैं, जहां सब कुछ नंबरों और तथ्यों पर आधारित होता है। हमारे स्रोतों के मुताबिक बादाम का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल काफी दमदार लगता है। दमदार कहना बिल्कुल सही होगा। बादाम प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई और मैग्नीशियम का खजाना है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स यानी हेल्दी फैट्स भी भरपूर होते हैं। लेकिन यहाँ जो बात गौर करने वाली है और जो इसे खास बनाती है, वो है इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण, जो खास तौर पर इसके भूरे छिलके में पाए जाते हैं। एक मिनट, एंटीऑक्सीडेंट्स, हम ये शब्द बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जब ये ऊर्जा बनाता है तो धुएं की तरह कुछ हानिकारक कण भी बनते हैं, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये कण हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उम्र जल्दी ढलती है और कई बीमारियां होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स उन सैनिकों की तरह हैं जो इन फ्री रेडिकल्स से लड़कर हमारे सेल्स को बचाते हैं। तो बादाम खाना सिर्फ पोषण लेना नहीं, बल्कि अपने शरीर को अंदर से एक तरह का सुरक्षा कवच देना है। वाह, ये तो कमाल की बात है। तो बादाम एक तरह का सेल्यूलर प्रोटेक्टर हुआ। अब इसी पैमाने पर काजू को कहाँ रखेंगे? क्या वो भी इतना ही शक्तिशाली है? काजू का प्रोफाइल अलग है, लेकिन वो भी अपने आप में शक्तिशाली है। उसमें भी हेल्दी फैट्स हैं, लेकिन बादाम की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, जो उसे एक हल्की सी मिठास देती है। जहां बादाम विटामिन ई और मैग्नीशियम में आगे है, वहीं काजू कॉपर, जिंक और आयरन का एक बेहतरीन स्रोत है। कॉपर हमारे नर्वस सिस्टम और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, तो जिंक घाव भरने और कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। यहाँ एक हैरान करने वाली बात है जो मुझे स्रोतों में मिली। कैलोरी के मामले में दोनों लगभग बराबर हैं। मुट्ठी भर बादाम और मुट्ठी भर काजू में लगभग एक जैसी कैलोरी होती है। मैंने तो हमेशा सोचा था कि काजू में ज्यादा कैलोरी होती है। हाँ, ये एक बहुत आम भ्रम है। कैलोरी बराबर हो सकती हैं, लेकिन शरीर उन कैलोरीज को कैसे प्रोसेस करता है, ये कहानी को पूरी तरह बदल देता है। और यहीं पर आयुर्वेद का नजरिया और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। मॉडर्न साइंस बताता है क्या है, आयुर्वेद बताता है कैसे और किसके लिए है। बिल्कुल, ये तो हुई बादाम की बात, जो एक तरह से संतुलित और धीमा असर दिखाने वाला योद्धा लगता है। लेकिन काजू का किरदार इस कहानी में बिल्कुल अलग है ना? आयुर्वेद की नजर में उसकी क्या खासियत है और क्या कमजोरियां हैं? आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, किरदार। आयुर्वेद में हर भोजन का अपना एक किरदार होता है। काजू को बादाम से भी ज्यादा गुरु यानी भारी और स्निग्ध यानी चिकनाई वाला माना जाता है। इसकी प्रकृति कफवर्धक है, यानी यह शरीर में कफ दोष को बढ़ा सकता है, जो शरीर में भारीपन, आलस और बलगम के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को पहले से ही सर्दी खांसी है या शरीर में भारीपन महसूस होता है, बिल्कुल, तो काजू उनकी समस्या को और बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल, खासकर अगर इसे ज्यादा मात्रा में या तल कर खाया जाए। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि जिन लोगों की पाचन शक्ति, जिसे हम अग्नि कहते हैं, मंद है, या जिनके शरीर में कफ की अधिकता है, उन्हें काजू का सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में सोच समझकर करना चाहिए। ये उनके लिए उपयुक्त आहार नहीं है। तो अब तक की बातचीत से ऐसा लग रहा है कि पलड़ा बादाम की तरफ भारी है। वो वात को शांत करता है, बुद्धि बढ़ाता है, ओज बढ़ाता है, जबकि काजू भारी है और कफ बढ़ा सकता है।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बादाम हमेशा काजू से बेहतर विकल्प है? देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। सच तो यह है कि ये पूरी तरह आप पर यानी व्यक्ति पर निर्भर करता है। यही आयुर्वेद की सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे स्रोत भी बताते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत दुबला पतला है, शारीरिक मेहनत करता है और अपना वजन बढ़ाना चाहता है, उसकी पाचन अग्नि भी बहुत तेज है, तो उसके लिए काजू एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि वो तुरंत ऊर्जा देगा और शरीर को बनाने में मदद करेगा। एकदम सही। उसके लिए काजू के गुरु और स्निग्ध गुण वरदान साबित हो सकते हैं। मेरे क्लाइंट थे जो एथलीट थे और वजन बढ़ाना चाहते थे। मैंने उन्हें बादाम की जगह सीमित मात्रा में भुने हुए काजू खाने की सलाह दी और सही जीवन शैली के साथ उन्हें कुछ ही महीनों में बहुत अच्छे नतीजे मिले। लेकिन अगर लक्ष्य मस्तिष्क को पोषण देना है या लंबे समय तक स्वस्थ रहना है या एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट पाना है, तो उस स्थिति में भीगा हुआ बादाम एक ज्यादा संतुलित और सुरक्षित विकल्प माना जाएगा। ये एक तरह से मैराथन दौड़ने जैसा है, जबकि काजू 100 मीटर की तेज दौड़ जैसा। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अब एक सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, वजन। एक आम धारणा है कि काजू खाने से मोटापा बढ़ता है। मैं जब भी किसी से वजन कम करने की बात सुनता हूं, वो सबसे पहले काजू छोड़ने की सलाह देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये सिर्फ एक मिथक है? यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है और हमारे स्रोत इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी चीज, चाहे वो कितनी भी सेहतमंद क्यों ना हो, अगर जरूरत से ज्यादा खाई जाए तो वो वजन बढ़ाएगी। लेकिन असली खेल यहाँ पर मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान का है। बादाम में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। जब हम बादाम खाते हैं तो ये फाइबर पेट में जाके फूलता है और हमें पेट भरा होने का एहसास देता है, जिसे तृप्ति कहते हैं। इससे हमें और खाने की इच्छा कम होती है। लेकिन क्या ये सिर्फ नियंत्रण की बात है, या काजू में वाकई कुछ ऐसा है जो हमारे शरीर को उसे ज्यादा खाने के लिए उकसाता है बादाम के मुकाबले? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ नियंत्रण की बात नहीं है। काजू की बनावट, उसका क्रीमी टेक्सचर और हल्की मिठास उसे हाइपर पैलेटेबल बनाती है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है अत्यधिक स्वादिष्ट। यह हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को सीधे हिट करता है, जिससे हमें उसे और खाने का मन करता है। आप एक खाने बैठते हैं और कब मुट्ठी भर खा जाते हैं पता ही नहीं चलता। यह हमारे दिमाग के तृप्ति के सिग्नल को हाईजैक कर लेता है। तो असली दुश्मन काजू नहीं, बल्कि उसकी हाइपर पैलेटेबिलिटी और हमारी बेकाबू जीभ है। मैंने इस बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा था। तो समस्या पोषण में उतनी नहीं है जितनी कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव में है। बिल्कुल सही। समस्या काजू में नहीं, हमारे और काजू के रिश्ते में है और उस पर हमारे नियंत्रण में है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो जब हम इन्हें खाने का फैसला कर ही लें, तो इन्हें खाने का सबसे सही तरीका क्या है? क्या हमें इन्हें कच्चा खाना चाहिए, भिगोकर या भूनकर? इस पर भी बहुत अलग अलग राय हैं। इस पर स्रोत बिल्कुल स्पष्ट निर्देश देते हैं। बादाम के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसे रात भर पानी में भिगो कर रखना और सुबह छिलका हटाकर खाना। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, छिलके में टैनिन और फाइटिक एसिड होता है, जो पोषक तत्वों के अवशोषण को रोक सकता है। भिगोने से ये निकल जाता है। दूसरा, बादाम की तासीर गर्म होती है। भिगोने से उसकी गर्मी कम हो जाती है और वो पचने में आसान हो जाता है। और कितनी मात्रा सही है? क्या मुट्ठी भर खाना ठीक है? एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक दिन में 4 से 6 भीगे हुए बादाम काफी हैं। यह मात्रा आपको उसके फायदे देगी, बिना आपके पाचन तंत्र पर बोझ डालें। अब काजू की बात करें तो उसे कच्चा खाने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि वह पचने में और भी भारी हो सकता है। भुना हुआ और बिना ज्यादा नमक वाला रूप बेहतर है। मात्रा की बात करें तो एक दिन में 2 से 4 काजू पर्याप्त हैं। और स्रोतों में एक चेतावनी भी है ना, कि दोनों को एक साथ ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। दोनों ही गुरु यानी भारी हैं। अगर आप 5-6 बादाम और 5-6 काजू एक साथ खा लेते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र पर दोगुना बोझ डालने जैसा है। इससे शरीर में भारीपन, आलस आ सकता है और अपच भी हो सकती है। इन्हें अलग अलग समय पर खाना बेहतर है। ये बहुत काम की जानकारी है। एक आखिरी सवाल जो अक्सर माता पिता पूछते हैं, क्या ये बच्चों को दिए जा सकते हैं? क्योंकि हम हमेशा बच्चों को बादाम खिलाने पर जोर देते हैं। हाँ, बिल्कुल दिए जा सकते हैं और देने भी चाहिए। ये बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ भी वही नियम लागू होते हैं, बस और भी ज्यादा सावधानी के साथ।
छोटे बच्चों की अग्नि या पाचन शक्ति वयस्कों जितनी मजबूत नहीं होती, इसलिए शुरुआत हमेशा कम मात्रा से करनी चाहिए। और उन्हें देने का कोई खास तरीका? हाँ, 3 साल से कम उम्र के बच्चों को साबुत नट्स कभी ना दें, क्योंकि चोकिंग का खतरा होता है। सबसे अच्छा तरीका है बादाम को भिगोकर, छिलका उतारकर, उसे पत्थर पर घिसकर पेस्ट बना लें और दूध में मिलाकर दें, या फिर दोनों का पाउडर बनाकर उनकी खिचड़ी या दलिया में 1 चुटकी मिला सकते हैं। मात्रा का मतलब है 2-3 साल के बच्चे के लिए 1 बादाम या आधा काजू ही काफी है, वो भी रोज नहीं। हमें देखना होगा कि बच्चा उसे ठीक से पचा पा रहा है या नहीं। तो इस पूरी गहरी और दिलचस्प चर्चा का सार क्या है? अगर हमें इस पहेली के सुलझे हुए टुकड़ों को जोड़ना हो तो हम क्या कहेंगे? मैं कहूंगी कि सार ये है कि बादाम और काजू 2 अलग-अलग औजार हैं जिनका इस्तेमाल अलग-अलग कामों के लिए होता है। बादाम एक मैराथन रनर की तरह है, संतुलित, धीरे-धीरे और लंबे समय तक पोषण देने वाला, बुद्धि और ओज बढ़ाने वाला। ये लगभग हर किसी के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। वहीं काजू एक स्प्रिंटर की तरह है, तुरंत ऊर्जा देने वाला, शरीर को बनाने वाला, लेकिन ये भारी है और हर किसी का पाचन तंत्र इसे संभाल नहीं सकता। और अंत में सबसे बड़ी सीख ये है कि आपका चुनाव आपकी अपनी प्रकृति, आपकी पाचन शक्ति यानी अग्नि और आपकी जीवन शैली पर आधारित होना चाहिए, किसी दूसरे को देखकर या किसी ट्रेंड को फॉलो करके नहीं। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। आयुर्वेद का एक बहुत सुंदर सिद्धांत याद रखें, जो इन सभी स्रोतों का आधार है। कोई भी आहार अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उपयुक्त या अनुपयुक्त होता है। जो एक व्यक्ति के लिए अमृत है, वो दूसरे के लिए विष हो सकता है। सबसे बड़ा सबक यह नहीं है कि बादाम बेहतर है, बल्कि यह है कि हमें अपने शरीर की अग्नि को समझना होगा। बिना अच्छी पाचन शक्ति के सबसे पौष्टिक बादाम भी शरीर के लिए बोझ बन सकता है। इस जानकारी के बाद ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हमें अपने दूसरे पसंदीदा हेल्दी स्नैक्स को भी इसी तरह अपनी प्रकृति और ज़रूरत के हिसाब से परखना चाहिए। शायद जो सुपर फूड सबके लिए अच्छा बताया जा रहा है, वो आपके शरीर के लिए उतना उपयुक्त न हो। यदि ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे साझा करें और अगली बार हम किसी और आहार विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और हाँ, प्रथम आयुर्वेद को हिंदी में लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।